गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और जैसा कि आज है 11 जून, तो हम बात करेंगे 11 जून के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास मॉर्निंग थॉट के लिए। और उसके भी पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। युग पुरुष कहा जाता है इन्हें। और हमारे देश के युवा इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनका एक कथन है, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, तो उसे जहर की तरह त्याग दो। यानी वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी का कोई पार्ट हो सकता है। अगर वो आपके सक्सेस के रास्ते में आ रहा है या आपकी कमज़ोरी दिखाता है, आपको कमज़ोर बनाता है, तो उसको त्याग देना ज़रूरी होता है। नहीं तो वो ज़हर की तरह फैलता जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और आपके सक्सेस के रास्ते में कांटे की तरह बनकर खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें अपनी कमज़ोरियों को क्या करना है, त्याग देना है। कमज़ोरियों पर विजय पानी है और अपनी जो एबिलिटी है उसको पहचानना है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिबिल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन, जिसको हम सिबिल कहते हैं, उसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? वी अनंत रामन को। किसे चुना गया है? वी अनंत रामन को चुना गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किसकी जगह ले रहे हैं। तो ये जगह ले रहे हैं श्री MV नायर की। ठीक है, क्लियर। अब देखो, जैसा कि हमने बात कर ली कि सिबिल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो वी अनंत रामन को अपॉइंट किया गया है। और ये किसकी जगह ले रहे हैं? तो श्री MV नायर की जगह ले रहे हैं। क्लियर। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या है ये? तो देखो, इस एक तरीके से जो ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड है, उसको उसका एक लोगो है, मतलब उसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन फॉर गुड, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है। भारतीय क्रेडिट सूचना कंपनी है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर ये सूचना कंपनी है तो सूचना से रिलेटेड काम करेगी। ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांस यूनियन सिविल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांस यूनियन की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। यानी जो ये ट्रांस यूनियन सिविल है ना, ये एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह है ट्रांस यूनियन, उसकी सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। पूरी दुनिया भर में जो भी क्रेडिट ब्यूरो के रूप में काम करती है और इसके साथ में ही सूचना कलेक्ट करने का काम करती है क्रेडिट से रिलेटेड। ठीक है। इसके स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिलेगा। और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो राजेश कुमार जी हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, मुरली श्री शंकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो केरला से बिलोंग करते हैं। और जब भी हम लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं तो इनका नाम कहीं ना कहीं आता है। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ पेरिस डायमंड लीग 2023 के बारे में, जो फ्रांस में आयोजित किया गया था, जिसमें मेंस लॉन्ग जंप इवेंट हुआ था। और उसमें भारत के केरला से बिलोंग करते हैं मुरली श्री शंकर जी, उनको 3rd पोजीशन मिली है, यानी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अच्छा, इन्होंने कितने मीटर की छलांग लगाई है लॉन्ग जंप में? तो इन्होंने 8.09 मीटर की छलांग लगाई है। क्लियर हो गया। ठीक है, हमें समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो हमने बात कर ली किसके बारे में? हमने बात कर ली मुरली श्री शंकर जी के बारे में, जिनकी 3rd पोजीशन आई है पेरिस डायमंड लीग 2023 में। क्लियर। देखिए, ये लिस्ट है जो मेंस लॉन्ग जंप इवेंट हुआ था पेरिस डायमंड लीग 2023। तो इसमें 10 रैंकिंग दी गई है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर है मिल्टियाडिस टेनटोंगलू, ठीक है, जिन्होंने 8.13 मीटर की लॉन्ग जंप लगाई। इसके बाद शिमोन अहमर हैं, जिन्होंने 8.11 मीटर की लॉन्ग जंप लगाई है, जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। और 3rd नंबर पे है मुरली श्री शंकर, जो भारत से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 1.09 मीटर की लॉन्ग जंप लगाई है। क्लियर। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं WHO के बारे में। ठीक है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है,
उसका जो दक्षिण पूर्वी एशियाई वाला जो पार्ट है, उसका जो काम देखते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो है डॉक्टर रिचर्ड जॉनसन और डॉक्टर सोफी बॉयसन। ठीक है, तो इनके द्वारा भारत में एक प्रोग्राम चल रहा है जल जीवन मिशन। ठीक है ना, तो इस जल जीवन मिशन के ऊपर या हर घर जल के ऊपर एक रिपोर्ट दी गई है। किस नाम से दी गई है? तो जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य प्रभाव, इस शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित करी गई है WHO की तरफ से। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर भारत में स्वच्छ जल की उपलब्धता हो जाए, साफ पानी मिल जाए, तो लगभग दस्त की वजह से जो 4 लाख मौतें होती हैं उसको रोका जा सकता है। विकलांगता की स्थिति में भी परिवर्तन किया जा सकता है, पैसे भी बचाए जा सकते हैं, लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। और ये भी बताया गया है कि 2018 के बारे में इसमें जिक्र करते हुए बताया गया है कि उस समय भारत में लगभग 36% लोग ऐसे थे जिनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा था, यानी जो पेयजल है, पेयजल के सोर्सेज है, वो नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा 2019 के लिए भी बताया गया कि 2019 में पूरी दुनिया के बारे में बात करते हुए ये बताया गया कि पूरी दुनिया में जो असुरक्षित पेयजल है, सफाई की कमी है, तो वैश्विक स्तर पर 1.4 मिलियन मौतें हुई हैं स्वच्छ पानी न मिलने की वजह से। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट दी गई है। हर घर जल कार्यक्रम जो भारत में चलाया जा रहा है, उसके तहत WHO की तरफ से रिपोर्ट दी गई, जल जीवन मिशन का स्वास्थ्य प्रभाव। ठीक है, क्लियर? तो हमने बात कर ली WHO साउथ ईस्ट एशिया प्रेजेंटेटेड जो रिपोर्ट दी गई है, टाइटल क्या है? हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ जल जीवन मिशन। क्लियर? देखिए, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन के बारे में। ठीक है, तो जल जीवन मिशन जो है एक चलाया गया था हर घर जल जो कार्यक्रम है उसके तहत। हर घर जल कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था, जब इनकी दोबारा सरकार आई थी। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। इसका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि किस तरीके से जो भारत के ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो स्वच्छ पानी के जो सोर्सेज हैं उसको उपलब्ध कराया जा सके, है ना। और SDG 6.1 के तहत सुरक्षित और किफ़ायती पेयजल की जो सार्वभौमिक पहुंच है उसको प्राप्त किया जा सके, क्योंकि SDG 6.1 में ये बात कही गई है कि जो जनता है, कहीं की भी रहने वाली हो, उसको सुरक्षित और साफ पानी मिलना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से मिलना चाहिए। अगर इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो भारत के जो 5 राज्य हैं, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब, और 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी 3 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली, वहां पर 100% नल जल कवरेज की सूचना दी है। इस प्रोग्राम के तहत 100% नल जल कवरेज की सूचना का मतलब ये है कि गांवों में, दूर दराज इलाकों में हर घर में नल लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो 100% का जो नल है वो कहाँ पर लगाया दिया गया है? तो इन 5 राज्यों में भारत के, और साथ में ही जो ये 3 यूटीज हैं, पुडुचेरी, दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली में, ये जो नल है उसको लगाया जा चुका है। हर एक घर में ऐसी बात कही गई है। हर घर जल जो प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत, उसके द्वारा। क्लियर? देखिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो CSR पहल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है देख लेते हैं अच्छे से। तो देखो, जो NTPC कांति है उसके तहत बालिका अधिकारिता मिशन यानी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन जेम 2023 की स्टार्टिंग करी गई है, जिसका मोटिव ये है कि जो कांति ब्लॉक है उसकी जो 40 ग्रामीण वंचित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए, उनको किस तरीके से सशक्त बनाया जाए। और इसके लिए आवासीय कार्यालय है जिसमें रखकर इनको सशक्त बनाया जाएगा, यानी कि इनको एम्पावर किया जाने की बात की गई है NTPC कांति के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको साथ में इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और इनके संपूर्ण जो होल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और इस साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल के लिए, जो सोशल स्किल के लिए, ये भी विकसित करने का काम किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बात की जा रही है NTPC कांति के माध्यम से, जो बालिका अधिकारिता मिशन यानी गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन चलाया जा रहा है उसके तहत। क्लियर?
तो हमने बात कर ली गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन के बारे में, जिसमें 40 जो ग्रामीण वंचित लड़कियां हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया जाएगा और उनका सोशल और कम्युनिकेशन, जो सोशल कम्युनिकेशन है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। क्लियर। बिहार के बारे में हम देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बिहार के मैप को अगर हम देखें तो भारत का जो उत्तरी एरिया है वहाँ पर नेपाल से सटा हुआ बिहार आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। गंगा नदी के द्वारा, गंगा नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। साथ में मैं बता दूं कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है बिहार, जिसके बारे में हम सबको अच्छे से पता है कि यहीं पर जो बोध गया है, यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसकी एक अपनी, बौद्ध धर्म के हिसाब से इसकी अपनी एक महत्ता है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका गठन कब हुआ था, एक राज्य के रूप में ये कब आया था। तो राज्य के रूप में इस बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च को 1912 में। कब? 1912 में 22 मार्च को इसका गठन हुआ था। इसकी राजधानी पटना है। इसमें आप देखेंगे तो 38 आपको जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो देखने को मिल जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र अलेरकर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। राज्यसभा में यहाँ से 16 सीटें जाती हैं और लोकसभा में यहाँ से 40 सीटें जाती हैं। तो ये ओवरऑल थोड़ी सी जानकारी है हमारे पास बिहार के लिए। जो भी बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या उससे रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। और ये न्यूज़ हमने कवर करी थी कि अमित शाह जो है 29 मई से 1 जून के बीच में मणिपुर की यात्रा पर थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक आयोग का भी गठन करने की बात करी, जो भी मणिपुर में मामला हुआ है उसकी जांच करेगा। और एक उन्होंने कहा था कि एक शांति समिति का भी गठन किया जाएगा, है ना। तो इसकी घोषणा कर दी गई थी और अब न्यूज़ ये है कि 10 जून को इस समिति का गठन कर दिया गया है मणिपुर के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, उनकी अध्यक्षता में। यानी इस शांति समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे अनुसुईया उइके। इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कलाकार हैं, जो मणिपुर में जिनका एक सोशल फिगर है, सोशल एक आइडेंटिटी है, साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, उनको भी शामिल किया गया है शांति को बनाए रखने के लिए, जिससे कि वो जनता को मोटिवेट कर सकें आपस में प्रेम के साथ रहने के लिए, भाईचारे के साथ रहने के लिए और आपस में सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया। और देखो इस समिति के द्वारा ये जो समिति का गठन किया गया है, इस समिति के माध्यम से जो भी शिकायतें होंगी पर्टिकुलर किसी जाति से रिलेटेड या किसी जाति के व्यक्ति की, कास्ट के किसी व्यक्ति की, उसको भी नोट किया जाएगा और जो भी जातीय आधार पर या कास्ट के आधार पर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। तो हमने बात कर ली। ऑन 10 जून द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ पीस कमेटी इन मणिपुर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मणिपुर गवर्नर अनुसुईया उइके। क्लियर है। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समझौता हुआ है, किसके बीच में हुआ है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जो अमेज़न है, अमेज़न ने किसानों के साथ समझौता किया है। किसानों का जो परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके साथ में समझौता किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर करा है। ठीक है, अब ये क्या है देख लेते हैं। तो इस जो MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, इस समझौते के माध्यम से जो अमेज़न है वो भारतीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना सिखाएगा, तकनीकी रूप से उनकी मदद करेगा, जिससे कि उनकी पैदावार बढ़ सके और उनकी जो आर्थिक आय है उसमें भी वृद्धि हो सके। समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि तकनीकी सहायता दी जाएगी, वैज्ञानिक सहायता दी जाएगी, वैज्ञानिक समझ पैदा करने की कोशिश करी जाएगी अमेज़न के द्वारा, जिससे हाई क्वालिटी के जो उपज है वो पैदा हो सके। और इससे क्या होगा, अगर उपज अच्छी होगी तो जो किसान है उनकी आय में भी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। तो हमने बात कर ली। ऑन 9 जून इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च साइंड एन MOU विथ अमेज़न फार्मर, यानी जो अमेज़न फार्मर है उसके साथ में जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च है उसने साइन किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर करा है। क्लियर। तो हमने बात कर ली किसके बारे में, जो MOU पर हस्ताक्षर हुआ है उसके बारे में तो बात कर ली। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो परियोजना है पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट करी जाएगी, यानी कुछ क्षेत्रों में करी जाएगी। और जो हमारी कृषि पद्धतियां हैं, पारंपरिक कृषि पद्धतियां हैं, उसमें बदलाव करने की बात की गई है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने के बारे में बात की गई है।
और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। किसानों को टेक्निकली उनको जो है साक्षर करने के बारे में बात की गई है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा अमेजन के द्वारा, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो किसान है वो सीधे जो कस्टमर है उससे जुड़ सकता है, अपनी उपज को बेच सकता है ना। और साथ में अगर किसी को कंपनी से डील करना चाहता है तो उससे भी वो डील कर सकता है अमेजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बात की जा रही है इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर, किसके लिए? किसानों के लिए। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में बात करते हुए आइए हम देखते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना सबसे पहले 1929 में करी गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और सबसे पहले इसका जो नाम था वो क्या पड़ा था? तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या पड़ा था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस नाम से इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का कृषि मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो होता है। तो वर्तमान में नेचुरल सी बात है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। क्लियर है? समझ गए? अब आइए हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किस तरीके से जो सहकार से समृद्धि का जो विज़न है उसको प्राप्त किया जाए, है ना। ये उनका मोटिव था कि जो सहकारिता के फील्ड में काम करते हुए, सहकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए किस तरीके से समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ये विज़न है। और उस विज़न के तहत ही जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा एक जो एक इनिशिएटिव लिया गया है। इनिशिएटिव क्या है वो देख लेते हैं। तो इस इनिशिएटिव में ये बात कही गई है कि लगभग 1514 जो शहरी सहकारी बैंक है उनको मजबूत किया जाएगा। यानी 1514 जो शहरी सहकारी बैंक है उनको मजबूत किया जाएगा, सहकार से समृद्धि जो विज़न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। साथ में ये भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, है ना। तो इनके बीच में सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी पहलों के ऊपर चर्चा की गई, पॉलिसी के ऊपर चर्चा की गई, और उसमें से जो 4 इनिशिएटिव हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो स्टार्ट करने की बात की गई है। पहला इनिशिएटिव ये है कि पहले कारोबार का विस्तार करने के लिए शहरी सहकारी बैंक अब नई शाखाएं खोल सकती हैं। यानी जो शहरी सहकारी बैंक है वो अपनी शाखाओं को खोल सकती हैं, नई शाखाएं खोल सकती हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले वर्ष जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें इन ब्रांचेस की जो संख्या थी वो 10% तक पहुंच गई थी। यानी इनकी जो ब्रांचेस है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, और रिजर्व बैंक इनका साथ भी दे रहा है। तो इस तरीके से जो सहकारी बैंक है वो काम कर रहे हैं फाइनेंशियल फील्ड में। क्लियर? तो हमने बात कर ली सहकार से समृद्धि जो विज़न है उसको पाने के लिए 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं। और ये जो 4 इनिशिएटिव लिए गए हैं वो किसके द्वारा लिए गए हैं? तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लिए गए हैं। साथ में ही जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है और इसके अलावा जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसका महत्वपूर्ण रोल है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले तो हमने बोला कि जो जो ये 4 इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसको समझते हैं थोड़ा डिटेलिंग में। सबसे पहली बात कि देखो, ये बोला गया है कि जो शहरी सहकारी बैंक है उनके ब्रांचेस खोली जाएंगी। क्या खोली जाएंगी? ब्रांचेस खोली जाएंगी। ठीक है, एक न्यूज़ ये है। दूसरा पहल ये है कि जिस तरीके से वाणिज्यिक बैंक अपने ऋण का एक मुश्त निपटान करते हैं, उसी तरीके से अब ये शहरी सहकारी बैंक भी निपटान कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो भी इनके द्वारा ऋण लिया गया है, दिया गया है, उसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है, और उस समय सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 31 मार्च 2026 कर दिया गया है। और इसके अलावा शहरी सहकारिता बैंक के ऊपर एक नोडल अधिकारी होगा जो शहरी सहकारिता क्षेत्र में जो भी काम किया जाएगा उसकी पूरी तरीके से देखरेख करेगा। साथ में ही इस नोडल अधिकारी के माध्यम से जो शहरी सहकारिता बैंक है वो अपनी समस्याओं को भी, अपनी मांग को भी रख सकते हैं, और उसकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसकी मांग को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो ये 4 इनिशिएटिव है जो स्टार्ट किया गया है सहकार से समृद्धि विजन को प्राप्त करने के लिए
जो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सहकारिता मिनिस्ट्री है और साथ में ही भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? देखिए, हम बात कर रहे हैं शहरी सहकारी बैंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आरबीआई के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा है कि जो आरबीआई है उसको रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि जो आरबीआई है वो भारत के सभी बैंकों को विनियमित भी कर सकता है और नियंत्रित भी कर सकता है। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास के बारे में, यानी द फर्स्ट एडिशन ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बाय द इंडिया, फ्रांस एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात बिगेन इन द गल्फ ऑफ ओमान। यानी ओमान की खाड़ी में इन तीनों देशों के बीच में एक जो समुद्री अभ्यास है वो स्टार्ट कर दिया गया है और इसके लिए भारत की तरफ से जो आईएनएस तरकश है वो भाग ले रहा है, फ्रेंच शिप सरकॉफ की भागीदारी है और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों से लैस है जो, और साथ में फ्रेंच राफेल विमान भी शामिल हो रहा है और यूएई की तरफ से नेवी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हो रहा है। अच्छा, जब भी समुद्री अभ्यास होते हैं तो उसका मोटिव सबसे पहले ये होता है कि समुद्री वातावरण को किस तरीके से सही रखा जा सके, समुद्री सुरक्षा को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, और जिन भी देशों के बीच में समुद्री अभ्यास होते हैं वो आपस में अपनी तकनीक का और जो अभ्यास से रिलेटेड अपनी तकनीक की साझेदारी करते हैं, यानी एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है और साथ में ही जो उनके सैन्य संबंध है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। देखिए, जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन तीनों देशों के बीच में फर्स्ट एडिशन का एक तरीके का सैन्य अभ्यास है ना। मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है ये फर्स्ट टाइम का है इन तीनों देशों के बीच में, तो ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्लियर? संयुक्त अरब अमीरात। अब आओ मैप के ऊपर चर्चा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैप को समझना, इसलिए क्योंकि किसी भी कंट्री के बारे में एक हमारे माइंड में एक क्लियर पिक्चर हो जाती है। तो संयुक्त अरब अमीरात का मैप आप देख सकते हैं। यूएई यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सऊदी अरेबिया, ओमान और यहाँ पर ईरान आपको देखने को मिल रहा है, और यह है फारस की खाड़ी। ठीक है, साथ में इसकी राजधानी क्या है, तो अबू धाबी है। यहाँ पर अरबी बोली जाती है और साथ में यहाँ के राष्ट्रपति या क्राउन प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। ठीक है, उपराष्ट्रपति मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और मंसूर बिन जायद अल नहायान है। ठीक है, अब ओमान के बारे में देखो। ओमान जैसा कि आपको दिख रहा है कि अरेबियन सी है, यहाँ पर गल्फ ऑफ ओसन है और यहाँ पर आपको ओमान दिख रहा है। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई है, यानी ये वाला पोर्शन आपको ओमान देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसकी राजधानी क्या है, तो मस्कट है। मुद्रा यहाँ पर ओमानी रियाल है। आधिकारिक भाषा यहाँ पर अरबी बोली जाती है। सुल्तान यहाँ पर हैथम बिन तारिक हैं और क्राउन प्रिंस थियाजीन बिन हैथम है। ठीक है, समझ गए? देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे देश के जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। तो इनके द्वारा एक इनिशिएटिव है वेस्ट टू वेल्थ। क्या है? वेस्ट टू वेल्थ एक इनिशिएटिव है। इसमें तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। सागर समृद्धि ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी हेल्प से क्या होगा। इसकी हेल्प से जो समुद्र के पत्तन है उनको साफ सुथरा किया जा सकता है। ट्रेजिंग टाइम का जो रियल टाइम है वो पता लग सकता है। साथ में ही जो टेक्निकली रूप से विकसित किया गया है इस ऑनलाइन ट्रेजिंग सिस्टम को, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो देख लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टल। ठीक है ना, इसके द्वारा इस तकनीक को विकसित किया गया है, जिससे कि यहाँ की साफ सफाई के ऊपर ट्रेजिंग का जो रियल टाइम है उसको जानने में हेल्प होगी, और जो पुराना तरीका है उससे कई गुना बेहतर है ये नया जो ट्रेजिंग सिस्टम है। ठीक है, मॉनिटरिंग ट्रेजिंग सिस्टम है। क्लियर? तो हमने बात कर ली किसके बारे में, सागर समृद्धि ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में, जिसको लॉन्च किया गया है हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा।
देखिए, जो हम बात कर रहे हैं जो सागर समृद्धि है इसके बारे में, तो सबसे पहले तो रियल टाइम का पता चल जाएगा, ट्रेसिंग सिस्टम को सही तरीके से किया जा सकता है, लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया को सही तरीके से किया जा सकता है, साफ सफाई को अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और इसका जो भी काम हो रहा है उसकी रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की जा सकती है इस सागर समृद्धि के तहत, जो ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके तहत। और इसके अलावा वीकली, मंथली और या फिर जो डेली बेसिस पे जो भी काम हो रहा है उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। इसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पर बंदरगाहों, जल मार्गों और जो तट हैं हमारे देश के, उसके लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया गया था। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का, जिसका नाम है सागर माला कार्यक्रम। क्या चल रहा है? सागर माला प्रोग्राम। इसके तहत ही आईआईटी जो मद्रास है, उसके आईआईटी मद्रास में ही लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत को इन्वेस्ट किया गया, और इस लागत को इन्वेस्ट करने के बाद बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कब कर दिया गया था? तो इसका उद्घाटन कर दिया गया था सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा 24 अप्रैल को 2023 में, है ना। जिसका उद्देश्य ही ये है कि किस तरीके से जो हमारा समुद्री व्यापार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, समुद्री क्षेत्र में रिसर्च किया जा सके और उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके। क्लियर हो गया? देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय कॉरपोरेट मामलों का जो संस्थान है उसके बीच में और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, इनके बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, समझौता किस बारे में हुआ है? समझौता ये हुआ है कि कारपोरेट फील्ड में, कारपोरेट सेक्टर में जो अपराध हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से दोनों मिलकर आपस में आंतरिक सुरक्षा को बनाने के लिए काम कर सकते हैं, कानून के ऊपर काम कर सकते हैं, कैसे जो रक्षा फील्ड है उसमें अनुसंधान, रिसर्च, एजुकेशन किया जा सकता है, एक दूसरे की मदद की जा सकती करी जा सकती है, और टेक्निकल एक दूसरे को सहायता प्रदान की जा सकती है। अगर मैं भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के बारे में बात करूं, तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना करी गई थी। स्पेशली इसका मोटिव ही ये है कि किस तरीके से कॉरपोरेट फील्ड में रिसर्च किया जाए, एजुकेशन किया जाए और किस तरीके से वकालत को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और एक तरीके से पुलिस विश्वविद्यालय यानी पुलिस यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है। तो हमने बात कर ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के बारे में और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, क्लियर? इस सेशन में इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए करंट अफेयर के साथ में। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला अफजाई ऐसे ही करते रहिए, साथ में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब पॉजिटिव रहिए, खूब मेहनत करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।